देश में बढ़ने लगी है शेरों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, शेरों की जो संख्या है उसमें अब इजाफा हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 16वीं एशियाटिक शेर जनगणना या गणना कह लें 2025, जिसके अनुसार देश में जो शेर हैं या जिसे हम बब्बर शेर भी कहते हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, यदि हम शेर की बात करें, एशियाई शेर की खास तौर पर, तो वो मुख्यतः भारत में ही पाया जाता है और भारत में भी एक स्थान है जिसे हम गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, वहां पाए जाते हैं। हालांकि कुछ शेर को देखें तो आसपास भी पाए जा रहे हैं, पर अधिकतम संख्या इनकी कहां पर है, तो वो है गुजरात में। इसके अलावा जो शेर है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है। आज हमारी ये पूरी की पूरी क्लास होने वाली है कि पहले कितने शेर थे और अब कितने शेर हैं। चूंकि 2025 में इनकी जनगणना हुई या गणना हुई, उसी के हिसाब से अभी इस समय कितने शेर हैं और वो अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ाने में जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ी है, इनमें इजाफा हुआ है, उन्हीं पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और हाँ, हर बार की तरह लास्ट में इसमें एमसीक्यूज होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि पूरी की पूरी जो क्लास है उस क्लास को आपने ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की इस क्लास को हम। बढ़ रही है शेरों की संख्या, 16वीं एशियाटिक शेर जनगणना 2025। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि शेर और बाघ में कभी कभार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये दोनों एक हैं, या फिर आप बाघ को देखते होंगे तो समझ लेते होंगे शेर है, शेर को देखते होंगे तो आप लोग शायद समझ जाते हो, या आप लोगों को ऐसा लगने लगता हो ये बाघ है। तो हम इसकी भी इसमें चर्चा करेंगे, शेर क्या है और बाघ क्या है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां भी आप लोगों को मिलेंगी कि अच्छा इनमें भी ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो शीर्षक हमारा आज का क्या है, 16वीं एशियाटिक शेर जनगणना 2025, गुजरात में शेरों की संख्या और संरक्षण का प्रयास। ये जो संरक्षण का प्रयास हुआ है, इसी की वजह से जो शेरों की संख्या है वो बढ़ रही है। दोस्तों, 2020 में ये जो प्रयास थे वो चालू हुए थे और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि लगातार इनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। परिचय, एशियाटिक शेर केवल गिर वन में, अभी मैंने आपको बताया था गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसी से संबंधित है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो सर्कस के शेर नहीं है, जंगल के शेर है ना। तो ये कहां पर है, केवल गिरवन में है, गुजरात में पाए जाते हैं। अपवाद हो सकता है पर अधिकतम जो संख्या है वो कहां पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। 16वीं जनगणना 10 से 13 मई को हुई। कब? 10 से 13 मई 2025 को आयोजित होती है। आप देखिए 3 दिन में ही ये गणना हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं है संख्या में कि उनके लिए समस्या हो। दूसरी बात, इस बार जो इनकी जनगणना कर रहे थे या गणना कर रहे थे, उसका तरीका भी अलग था। ड्रोन से भी देखा गया है कि भैया कहाँ पर कैसे क्या हैं, उनमें चिप भी लगा दी गई थी, उसके अनुसार भी है ये पता कर रहा है कि भैया जिंदा हैं या नहीं है, और अगर हैं तो कहाँ पर हैं। इस तरीके से आप देखिए कि 3 दिन में ही ये जनगणना हुई। हालांकि बाघ के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाघ भारत में बहुत ज्यादा है। आधुनिक तकनीक जैसे कैमरा ट्रैप, जीपीएस, ड्रोन आदि का भी इसमें उपयोग किया गया। शेरों की कुल संख्या ये बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बन जाती है। शेरों की संख्या 674 थी। कब थी? 2020 में। आप देख रहे हो कितनी कम संख्या है इनकी। शेर वैसे भी कम ही होते हैं, हम सब जानते हैं, है ना। तो 2020 से बढ़कर 891 हो गई। कब? 2025 में। एक तरीके से देखा जाए तो 32.2% है ना, इनकी जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। जब आप देखेंगे 674 से बढ़कर 891 हुए हैं तो ये 32% निकल कर आता है, 32.2%। इतनी इनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है शेरों में। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वातावरण के लिए और एक तरीके से देखें तो पारिस्थितिकीय जो संतुलन है हमारा, उसके लिए भी शेर आवश्यक हो जाता है। शेर क्या, हर एक जीव आवश्यक हो जाता है और वो जरूरी भी है। शुरुआत में यदि हम देखें तो सबसे पहले इनकी जो जनगणना हुई थी वो हुई थी जूनागढ़ रियासत में। आप लोग बताइएगा कि ये जनगणना कब हुई थी। तो सबसे पहले जूनागढ़, अब चूंकि जूनागढ़ कहाँ है, यही है, गुजरात में है, यही वाला क्षेत्र है, तो सबसे पहले जो इनकी जनगणना हुई थी वो हुई थी जूनागढ़ रियासत में। याद रखिएगा, जूनागढ़ रियासत। इससे पहले ये जनगणना कब हुई है, तो दोस्तों 2020 में हुई है, ठीक है। अब 2025 में हुई है। प्रत्येक 5 साल में इनकी जो जनगणना है वो हुआ करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये 16वीं जनगणना है। तो एक प्रश्न और आपके लिए बन जाता है कि
पहली जनगणना कब हुई थी, यहाँ से आंसर भी निकल आएगा कि भैया हाँ भैया जूनागढ़ रियासत में हुई थी, पर वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी, आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए क्षेत्रों में वितरण थोड़ा देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र। गिर नेशनल पार्क में इनकी संकीर्णता है, यानी अधिकतम कहां पर है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि आसपास के भी जो उद्यान है, कहां के, गिर वाले, उनके आसपास भी ये शेर हैं, पर वहां कम संख्या में, अधिकतम है कहां, गिर वन में या गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गुजरात का जो अमरेली क्षेत्र है, जूनागढ़ है, भावनगर है, गिर सोमनाथ जिले हैं, यहां पर भी शेरों की संख्या है। कुछ शेर गुजरात के बाहर भी देखे गए हैं। हम देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती हैं कि शेर के संग झड़प हो गई है ना, शेर ने किसी का शिकार कर लिया। अब देखिए शेर तो शेर है, जंगल का एक तरीके से देखा जाए तो सबसे खूंखार प्राणी है। यदि उसके क्षेत्र में आसपास जाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके शिकार बन जाओगे। तो जो अक्सर गांव हैं या गांव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर हम अक्सर देखते हैं कि आदमी लोग जब जा रहे हैं, कोई लकड़ी काटने जा रहा है या कोई महिला जा रही है, तो उस समय शेर ने उसको अपना शिकार बना लिया। तो ऐसी खबरें हम आए दिन देखते रहते हैं दोस्तों। जनगणना पद्धति अब ये हुई कैसे है, देखिए डायरेक्ट साइटिंग, कैमरा ट्रैप किया जा रहा था, जीपीएस ट्रैकिंग, कोई एक चिप लगा दी गई, चिप के माध्यम से फिर देख रहे हैं भैया शेर कहाँ पे है, जीवित है नहीं है, अगर है तो किस हालत में है, मतलब इस तरीके से डेटा संग्रह के लिए ई जनगणना प्रणाली का उपयोग किया गया। स्थानीय वन अधिकारियों और विशेषज्ञों की भागीदारी, जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं उनकी एक तरीके से भागीदारी, क्योंकि वही सही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो जंगल वाला मामला होता है, जंगली जानवरों वाला मामला होता है, इसके लिए यदि हम बाहर से किसी की नियुक्ति भी कर देते हैं पढ़ा लिखा के, तो वो भी वहाँ पर सही से बैठ नहीं पाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है। और खासतौर पर जो वहीं के व्यक्ति होते हैं वो ही वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है और जो शेर है या अन्य जंगली जानवर है वो कहाँ पर पाया जाएगा। इसलिए यहाँ शब्द है विशेषज्ञ। संरक्षण का प्रयास, जो प्रोजेक्ट लॉयन है, शेरों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल, वन्य जीव कॉरिडोर निर्माण की योजना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी। स्थानीय समुदायों की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है दोस्तों। यदि वो लोग साथ में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो कानून भी बने हैं उनका दुरुपयोग भी हो जाता है, क्योंकि शेर को सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर किसी से ना होकर सिर्फ एक से है, वो है शिकारियों से। शेर का शिकार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, हालांकि अब उसमें बहुत ही कठोर कानून है तो लोग दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। एशियाटिक शेर की जानकारी थोड़ा हम देख लेते हैं। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पैंथेरा लियो पैरसिका। क्या नाम है, पैंथेरा लियो पैरसिका। स्थान केवल गिरवन में पाया जाता है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि जनगणना की बात आई है तो निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कहाँ पाया जा रहा है, तो भैया गुजरात में पाया जा रहा है। ऑप्शन में आएंगे तो आपको क्या लगा देना है, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। हाँ थोड़ा डीप प्रश्न आएगा तो आसपास की जो जगह है वहाँ का पूछ सकते हैं, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, जैसे कि भावनगर हो गया, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था। याद रखिएगा लास्ट में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखते हुए जाइएगा। थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। अफ्रीकी शेर की तुलना में थोड़ा छोटा आकार होता है। इसका जो आकार है वो छोटा होगा, किसकी, अफ्रीकी शेर की तुलना में। कम घनी आयल, ये क्या है भैया, ये कम घनी आयल जो एक तरीके से इनकी जो गर्दन होती है, गर्दन के पास बाल होते हैं, उसी को कहा जाता है, जिससे कान स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो कान है उसके वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहां पर आप थोड़ा देख सकते हैं, ये है वो, ये यहां पर आप देखेंगे तो इसके कान आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये है वो एशियाई शेर, है ना। पेट के नीचे अतिरिक्त त्वचा की तह जो अफ्रीकी शेरों में नहीं होती। अब इसमें पेट नहीं दिख रहा है, अगर आगे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सामाजिक व्यवहार, छोटे समूहों में रहेंगे, जबकि अफ्रीकी शेर जो है वो बड़े समूहों में रहा करते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बाघ और शेर में अंतर, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अपन इसकी चर्चा करेंगे, तो यहां पर देख लेते हैं भैया बाघ और शेर में क्या अंतर है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। बाघ वो है जिसमें धारियां होती हैं, वो या तो नारंगी होगा, हल्का सा पीला होगा। सफेद बाघ हमें रीवा में भी देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है। और ये क्या है, शेर, जिसमें धारियां नहीं होती। अब देखते हैं, शेर क्या है, झुंड में रहते हैं, जबकि बाघ अकेले रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप चिड़ियाघर गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा, जंगल में तो शेर देख पाना एक तरीके से मुमकिन ही नहीं है, या मुमकिन है तो बहुत दूर से आप लोग उसको देख पाते हैं, जैसे आप किसी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह में चले जाएं, अन्यथा सर्कस में तो सभी ने देखे। तो आपने देखा होगा कि यदि शेर है तो शेर के साथ शेरनी भी होगी, हो सकता है उसके बच्चे भी हों, पर बाघ को आप जब भी देखेंगे वो अकेला ही है, वो उसके स्वभाव में ही है।
तो शेर झुंड में रहते हैं जबकि बाघ अकेले रहते हैं। क्लियर है? शेरों की अयाल होती है, वही गर्दन में जो बाल होते हैं उनके, जबकि बाघों की नहीं होती। शेर का रंग हल्का पीला पीला होगा, जबकि बाघों का नारंगी और धारियों वाला होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो नीचे है ये बाघ है और इसके ऊपर जो है वो क्या है, शेर है। ठीक है ना? चलिए थोड़े इनके संरक्षण और कानूनों को देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत ज्यादा जरूरी है, 1972 में बना था, इसको जान लीजिए। अवैध शिकार पर प्रतिबंध है, यदि इनका किसी ने शिकार किया है तो उसको बहुत ज्यादा सजा मिलती है, बहुत कठोर कानून है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में ये शुरू किया गया, गिर के बाहर नए अभ्यारण्य बनाने की योजना है। गिर के बाहर चूंकि क्या है, इनकी अब संख्या बन रही है ना। हालांकि ये जो शुरुआत है वो 2020 में भी हो गई थी और उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ाया भी गया। लगभग इनका जो क्षेत्र था वो 35,000 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। शुरुआत में 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर था। हालांकि जितना हमने क्षेत्र उनका बढ़ाया है उस हिसाब से उनकी संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमें अगर हम देखें ध्यान से तो इजाफा तो हुआ ही है। अगर इसके पहले देखें तो कहीं ना कहीं संख्या घट ही रही थी। तो मुख्यतः जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इनके तहत अब चूंकि प्रतिबंध लग गया है, लोग डरने लगे हैं और बाकी लोग जागरूक भी हो गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो शेर हैं उनकी संख्या में इजाफा हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा प्रोजेक्ट लॉयन के देख लें, 2020 में ये लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। गिर के बाहर शेरों के लिए नए अभ्यारण्य बन रहे हैं। मेडिकल सुविधा, भोजन प्रबंधन, अनुवांशिकी विविधता पर ध्यान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं। मानव शेर संघर्ष ये सबसे ज्यादा है। क्या होता है, जो गांव के लोग हैं उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको हिदायत दे दी गई भैया मत जाना, लेकिन फिर भी अब रात भर तो उनको कोई देखेगा नहीं, है ना। दिन में कभी हुए चले गए किसी नदी के किनारे, अब वहां लकड़ी काट रहे हैं, अब पता पड़ा शेर पानी पीने के लिए आया, उसने बोला बढ़िया खाने की व्यवस्था भी है, झपट लो। इसलिए ये वाले जो संघर्ष हैं वो भी क्रमशः चलते रहते हैं। साथ ही साथ अवैध शिकार, क्या होता है, शेर की जो खाल है इसकी मार्केट में बड़ी डिमांड रहती है। शेर के जो शरीर के और भी अंग हैं उनकी भी बड़ी जो है वो मांग रहा करती है, खासतौर पे चीन में बहुत ज़्यादा होती है। इनका जो शिकार है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसको भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारियों का खतरा ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि बीमारियां इनको हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, क्योंकि इनके पास में इलाज तो आ नहीं पाता। क्योंकि हमको कैसे पता पड़े कि भैया ये बीमार हो गए हैं, और पता भी पड़ जाता है तो आदमी भी इनके पास में उतनी ज़्यादा नहीं आ पाते। तो प्रयास ये रहता है कि इनका वातावरण ही स्वच्छ रहे ताकि इनको कोई भी ऐसी बीमारी ना हो। क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास भी लोग नहीं जाया करते हैं। शिकार वही हो जाते हैं जो एकदम उनके पास चले जाते हैं और कानूनों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करके उनके पास चले जाते हैं। शेरों की सीमित अनुवांशिकी विविधता ये भी एक कारण हो सकता है। पर्यावरणीय बदलाव का प्रभाव ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार जैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि पहले जैसे बरसात होती थी अब वो नहीं हो पा रही है, तो वो सही जो वातावरण है, जो अनुकूल वातावरण है वो कहीं ना कहीं शेरों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि यदि जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहेगा, कायम रहेगा, तो हम सब के लिए वो बेहतर है। और यदि कहीं ना कहीं हमने उसके संग में कहीं छेड़खानी करी तो फिर जो प्रकृति है वो भी हमारे साथ में कर देती है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तकनीकी योगदान, ड्रोन और जो सैटेलाइट है इमेजिंग से इनकी निगरानी हो रही है। जीपीएस कॉलर द्वारा शेरों की गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डेटा पर विश्लेषण भी किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, शेर संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका, पर्यटन को बढ़ावा, आर्थिक लाभ और मानव वन्यजीव संघर्ष और इनका समाधान। अब इसको समझते हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, शेर के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोकल के व्यक्ति होते, कोई भी हो, यदि आप भी लोकल के हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेज होगी अपने वाले क्षेत्र की, भैया कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, पहले कैसी समस्या थी, अब कैसी समस्या है। तो स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर्यटन को बढ़ावा और आर्थिक लाभ, क्योंकि यहाँ पर शेर है, इनको देखने के लिए व्यक्ति आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फिर घूमेंगे पूरे जंगल में, उनको देखेंगे। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि वो शेरों को देख पाए। इसके बाद मानव वन्य जीव संघर्ष समाधान, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता नहीं है, जब मना किया जा रहा है कि आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना है, फिर भी व्यक्ति उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पर इन शेरों का प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं।
जब शिकार हो जाते हैं तो प्रयास उनका भी ये रहता है कि भैया हम भी शिकार कर दें, या किसी कारण बस शेर किसी क्षेत्र में आ जाता है तो भी लोगों को फिर लगने लगता है कि यार ये तो खूंखार है, अब इसको कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा। इस तो ये जो मानव और वन्यजीव संघर्ष है इसका भी समाधान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सरकार की भूमिका, नए अभ्यारण्य प्रस्ताव, धन आवंटन, वन्यजीव जो अधिनियम है 1972 का सख्त पालन। इस अधिनियम का जब सख्त पालन होगा तो निश्चित तौर पर उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, वो अच्छे से रह पाएंगे, अपना अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे जैसा उनको चाहिए, जैसा उनका जंगल है। क्योंकि यदि शिकारी ज्यादा घूमते रहे तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी कम होती रहेगी, है ना। नियंत्रण और संरक्षण के लिए नए कानून, कुछ नए कानून बनाने की और आवश्यकता है, सरकार इस पर ध्यान देंगी और विश्लेषण चलता रहता है। जब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं भैया आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर कानून भी बनाए जाएंगे। भविष्य की रणनीति, शेरों की संख्या में वृद्धि के लिए विस्तृत योजना होनी चाहिए, बिल्कुल। जीवाश्रय क्षेत्र का विस्तार और वन्यजीव टूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्यजीव टूरिज्म को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरे के पूरे पॉइंट जो हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके मेंस की दृष्टिकोण से भी जरूरी हैं। मान लीजिए मैंने इतनी जानकारी दी तो ये तो आपके दिमाग में आ गया कि प्री से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप झट से लगा देंगे, चाहे बाघ और शेर से संबंधित आ जाए या शेर की जनगणना को लेकर आ जाए, उनकी संख्या को लेकर आ जाए। लेकिन ये जो आपको पॉइंट बीच बीच में मिलते हैं ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। निष्कर्ष, शेरों की संख्या में वृद्धि संरक्षण प्रयासों की सफलता दर्शाती है। चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी है और स्थायी विकास और वन्यजीव संरक्षण में संतुलन भी आवश्यक है। तो शेरों की संख्या में वृद्धि संरक्षण और प्रयासों की सफलता को दर्शाती है कि हमने जो संरक्षण किया, जो हमने प्रयास किया, निश्चित तौर पर वो सही रहे और कहीं ना कहीं उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि देखने को हम पाते हैं। चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी है, जो जो समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा स्थायी विकास और वन्यजीव संरक्षण में भी संतुलन देखने को मिलता है। चलिए कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। एक प्रश्न आपके सामने सरल होगा और एक प्रश्न जो है वो कठिन होगा। सरल को देख लेते हैं। एशियाटिक शेर केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? शब्द यहां मैंने केवल इसीलिए लगाया है ताकि आप समझ पाए कि इसके अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसका जो आंसर है वो क्या है? गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। गुजरात के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता। अब एक दो कहीं मिल जाए तो एक अलग बात है, वो अपवाद के रूप में आ जाते हैं। किसी की जनसंख्या यदि हमें देखनी है तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि भैया यहाँ पर उनकी जनसंख्या इतनी है कि इनकी गिनती की जाए। अब एक आध शेर कहीं मिल गया तो अलग बात है, या एक परिवार मिल गया दो चार। चलिए अब जो आगे का प्रश्न है वो क्या है? एशियाटिक शेर और बाघ के बीच मुख्य व्यवहारिक अंतर क्या है? अब ये आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा कि क्या इसका आंसर है। ऑप्शन में बता दे रहा हूं। शेर झुंड में रहते हैं जबकि बाघ अकेले। बाघों की अयाल होती है, अयाल का मतलब जो उनकी गर्दन के पास में बालों का एक झुंड होता है उसी को कहते हैं, जबकि शेरों की नहीं। शेरों के शरीर पर धारियां होती हैं जबकि बाघों पर नहीं। बाघों का रंग हल्का पीला होता है जबकि शेरों का नारंगी। तो इसमें से क्या आंसर है ये आप लोग बताइएगा। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली किसी क्लास में कोई अन्य मुद्दे के साथ में। नमस्कार।